जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी का जो लेसन 4 है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख ले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर कैसा प्रभाव पड़ा। देखते हैं इसके आंसर को। जब लेखक को रेडियो पर पहली बार लता मंगेशकर की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उन्हें स्वर में एक आकर्षण प्रतीत हुआ। उस स्वर का जादुई प्रभाव उन्हें बरबस अपनी ओर खींच रहा था। वे विस्मय विमूढ़ होकर उसके श्रवण मनन में तल्लीन हो गए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इस पाठ के जो लेखक हैं कुमार गंधर्व, उनकी तबीयत खराब रहती है। वे एक चारपाई पर सोए रहते हैं और रेडियो को सुनते रहते हैं। अचानक रेडियो पर एक गाना बजता है जो कि लता मंगेशकर के स्वर में रहता है, और जैसे ही उस गाने को लेखक कुमार गंधर्व सुनते हैं, उन्हें एक अजीब प्रकार का आकर्षण प्रतीत होता है उस गाने में, उस स्वर में, और वे उस गाने की ओर, उस स्वर की ओर अचानक खींचे चले जाते हैं। विस्मय विमूढ़ होकर उस गाने को सुनने में तल्लीन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी को संस्कारित किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। क्या आप इस कथन से सहमत है? यदि हाँ तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास में जो लता मंगेशकर का योगदान है वो काफ़ी बड़ा है। आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं, इसको बताना है, और सहमत हैं तो किस तरह से आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके आंसर को। इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं हो सकता है। जिस समय लता मंगेशकर ने संगीत जगत में प्रवेश किया था, उस समय इस क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का अभाव था। हाँ, नूरजहां चित्रपट की प्रमुख गायिका जरूर थी, लेकिन लता उससे भी आगे निकल गई। संगीत के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन हुए। लोग 3 घंटे के शास्त्रीय आलाप के स्थान पर 3 मिनट के गायन को अधिक पसंद करने लगे। आज संगीत के विविध प्रकारों से लोग परिचित हैं, अतः संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। देखिए जिस समय लता चित्रपट संगीत जगत में आई थी, उस समय कोई भी विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं था चित्रपट संगीत में। एक मात्र गायिका थी नूरजहां। तो नूरजहां को पसंद किया जाता था। उस समय सबसे अच्छी गायिका जो थी वो नूरजहां थी, लेकिन जैसे ही लता मंगेशकर आई, नूरजहां से भी आगे निकल गई, और तब से चित्रपट संगीत का यानी फिल्मी गीत का प्रचार प्रसार जो है वो ज़्यादा हो गया। और पहले जो लोग शास्त्रीय संगीत सारेगामापा जो सुनते थे, उससे ज़्यादा पसंद करने लगे फिल्मी गीत को यानी चित्रपट संगीत को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके प्रचार प्रसार में लता मंगेशकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अतः मैं इस कथन से सहमत हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर दें। देखते हैं इसके आंसर को। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, संगीत की 2 भिन्न विधाएं हैं। दोनों की राहें भिन्न भिन्न हैं। चित्रपट संगीत की रिकॉर्डिंग 3 या 4 मिनटों की होती है, वहीं शास्त्रीय संगीत में घंटों लग सकते हैं। चित्रपट संगीत में सुर, लय, ताल आदि की शुद्धता का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, किंतु शास्त्रीय संगीत में ये पूर्ण शुद्ध होते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। हाँ, चित्रपट संगीत में कभी कभी शास्त्रीय संगीत का समावेश जरूर किया जाता है। मेरे विचार में दोनों शैलियाँ प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हैं। दोनों में बेहतर कौन है यह एक व्यक्तिगत विचार है, किंतु अधिक लोकप्रियता चित्रपट संगीत की ही है।
देखिए इसमें पूछा गया था आपसे कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो समझिए कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है। तो आप लोगों ने कई बार रेडियो पर सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा कि सारेगामापा करके कुछ गाना आता है जिसमें सुर का इस्तेमाल किया जाता है। सुर आपका साथ होता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये सातों सुरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 7 सुर जिस संगीत में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और चित्रपट संगीत क्या होता है? तो चित्रपट संगीत होता है, चित्रपट का मतलब होता है फिल्मी। तो फिल्मी गाना जो आप आजकल सुन रहे हैं उसको चित्रपट संगीत कहा जाता है। तो इसमें बोला गया कि दोनों में अंतर क्या है, आप दोनों में किसे बेहतर मानते हैं। तो देखिए शास्त्रीय संगीत जो है उसमें अधिक समय लगता है उसके रिकॉर्डिंग में, जबकि चित्रपट संगीत जो है वो 3-4 मिनट का आपका होता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। फिर भी अपनी अपनी विशेषता है, सबकी अपना अपना स्थान है। चित्रपट संगीत में सुर लय ताल आदि के शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में आपका जो सुर लय ताल है उसका शुद्धता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। लेकिन चित्रपट संगीत में ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें सुर लय पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उसको उस तरीक़ा से गाया जाता है जिस तरीक़ा से लोगों को अच्छा लग सके, चाहे वो सुर लय ताल से मेल खाए या नहीं। तो दोनों में शुद्धता का थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब सवाल उठता है कि दोनों में बेहतर कौन है। तो बेहतर सबका अपना अपना विचार हो सकता है। किसी को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता होगा, किसी को चित्रपट संगीत अच्छा लगता होगा। तो ये एक व्यक्तिगत विचार है कि दोनों में बेहतर कौन है। दोनों ही प्रासंगिक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, लोकप्रियता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो चित्रपट संगीत ही है, यानी कि फिल्मी गीत ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है, साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर के गायन के किन दोषों की चर्चा की है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कुमार गंधर्व जो इस पाठ के लेखक हैं वो लता में कौन कौन सी विशेषता पाते हैं और साथ ही क्या कमी बताते हैं लता में, उस चीज़ को बताना है आपको। देखते हैं इसका आंसर को। संगीत मर्मज्ञ कुमार गंधर्व ने बड़ी ही सूक्ष्मता से लता के खूबियों और खामियों को बताया है। कुमार गंधर्व ने लता के गानपन की बहुत प्रशंसा की है तथा कहा है कि जब वे गाती हैं तो लोगों को भाव विभोर कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने लता पर यह आरोप लगाया है कि वे ऊंची पट्टी में बहुत अधिक गाती हैं। देखिए कुमार गंधर्व क्या कहते हैं लता मंगेशकर के बारे में। वे कहते हैं कि लता जब गाती हैं तो अपने श्रोताओं को भाव विभोर कर देती हैं, यानी इतना सुंदर गाती हैं कि जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वो उनको सुनते ही रह जाते हैं। लेकिन एक कमी भी बताते हैं। कमी क्या बताते हैं कि वे ऊंची पट्टी में अधिक गाती हैं। ऊंची पट्टी में गाने का मतलब क्या होता है? ऊंची पट्टी में गाने का मतलब होता है किसी सुर को अधिक खींचना, अधिक तानना। तो ये कमी बताते हैं लता मंगेशकर में। कौन? तो कुमार गंधर्व। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। लेखक के इस कथन पर आप अपना विचार प्रकट करें। आंसर है इसका, लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बड़े ही सोच विचार कर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कहा है। इसका कारण है कि लता मंगेशकर जैसी ना तो कोई गायिका थी और ना कोई अभी है। उनकी सुमधुर आवाज़ के कारण ही उन्हें स्वर कोकिला तथा स्वर सम्राज्ञी कहा जाता है। वर्तमान में उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है, फिर भी उनकी आवाज़ वैसी की ही वैसी है जैसे 16 वर्ष की उम्र में थी। देखिए कुमार गंधर्व जो है लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहती हैं। बेजोड़ का अर्थ होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, यानी इनके जैसा कोई गायिका फिल्म जगत में नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये बताना है अपने शब्दों में। तो देखिए लता मंगेशकर जो है वो वाकई में बेजोड़ गायिका हैं। उनके जैसी ना तो पहले कभी कोई गायिका हुई और ना अभी है, और शायद लगता है कि ना कभी होगी। कारण क्या है कि लता मंगेशकर अभी वर्तमान में 90 वर्ष की हैं और आज भी जब वे गाती हैं तो लगता है कि कोई 16 वर्ष की लड़की गा रही होगी। यानी पहले जो आवाज़ थी उनकी आज भी उसी प्रकार की आवाज़ है जो कि सभी में देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जो है एक बेजोड़ गायिका हैं, अद्वितीय गायिका हैं। इनके समान कोई दूसरी गायिका नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है, चित्रपट संगीत ने यहाँ पर आप ने कर लीजिएगा। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार है?
देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चित्रपट संगीत यानी कि फिल्मी गीत जो है वो लोगों के कान को सुधारा है, बिगाड़ा नहीं है। इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। देखते हैं इसके आंसर को। मैं महान शास्त्रीय संगीत गायक कुमार गंधर्व की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। जैसा कि यह सर्वविदित है, यानी सभी लोग जानते हैं कि आज दुनिया में शास्त्रीय संगीत की जगह चित्रपट संगीत धूम मचा रही है। यानी जो पहले सारेगामापा वाला जो गाना था उसके जगह पर क्या आ गया है, अब चित्रपट संगीत फिल्मी गाना आ गया है और वो धूम मचा रही है। आगे आपका चित्रपट संगीत लोगों के रुचि के अनुकूल है। कुमार गंधर्व के अनुसार इसने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं। कुमार गंधर्व क्या कहते हैं कि चित्रपट संगीत जो है, फिल्मी गीत जो है, लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं। यानी लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं आप गाने को। साथ ही लोग गाना भी सीख गए हैं क्योंकि चित्रपट संगीत गाना सरल है। देखिए पहले क्या होता था कि शास्त्रीय संगीत होता था और बहुत ही कठिन होता है शास्त्रीय संगीत गाना। उसमें सुर लय ताल सबका जानकारी होना चाहिए तभी लोग उसको गा सकते हैं। तो पहले जो शास्त्रीय संगीत था उसको गाना काफ़ी कठिन था, लेकिन जब से चित्रपट संगीत यानी फिल्मी गीत आया है इसको गाना काफ़ी सरल है, सभी लोग गाते हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। तो ये कहना सही है, उचित है कि चित्रपट संगीत जो है लोगों के कान बिगाड़े नहीं है बल्कि सुधारे हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है चित्रपट संगीत के प्रसिद्धि के क्या कारण हैं, इसके विकास को आप सही मानते हैं, यदि हाँ तो कैसे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और साथ में अगर वीडियो अधिक चलती है तो मेरा भी फ़ायदा होता है इससे और आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के क्या कारण हैं, इसके विकास को आप सही मानते हैं, यदि हाँ तो कैसे। देखते हैं इसके आंसर को। आज हर जगह चित्रपट संगीत की धूम मची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्मी संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहे हैं। इसके लोकप्रियता के एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण तो यह है कि यह लोगों के रुचि के अनुकूल है। यह गाने में भी सरल एवं सुनने में मधुरता, अतः इसकी लोकप्रियता की विकास निश्चित है। देखिए चित्रपट संगीत जो है वो दिन प्रतिदिन उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका बहुत सारा कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो हम बता सकते हैं क्या कि ये गाना बहुत ही सरल होता है। कोई भी व्यक्ति इसको सुनना पसंद करता है और सुन करके इसको गा भी लेता है। यानी गाना आसान है और सुनने में भी सरल लगता है, समझ में भी आता है। तो इसकी प्रसिद्धि जो है वो निश्चित रूप से होगी ही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ऊंची पट्टी में गायन से आप क्या समझते हैं। देखते हैं इसके आंसर को। ऊंची पट्टी में गायन का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में गाना, अर्थात ऊंचे ताल में गाना। गीत को गाने के क्रम में यह स्थिति सामान्य रूप से आती है। यदि कभी कभी ताल अत्यधिक ऊंचा हो तो यह संगीत का दोष भी बन जाता है। देखिए ऊंची पट्टी में गायन का क्या अर्थ है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ऊंची पट्टी में गाने का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में गाना, यानी किसी सुर लय ताल को अधिक खींचना। तो ऊंची पट्टी में गाने का मतलब आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है कि अधिक ऊंची पट्टी में गाने से क्या होता है कि सुर लय बिगड़ जाता है और गाना जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जो कि लता मंगेशकर में ऊंची पट्टी में गाने का जो एक खामी कह लीजिए, कमी कह लीजिए, ये ऊंची पट्टी में अधिक गाते थे, ऐसा कुमार गंधर्व ने कहा है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है शायद। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या है, लता मंगेशकर का एक संक्षिप्त परिचय दे। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने मन से लिया है, ये आपके बुक में था नहीं। और लेने का कारण है कि चूँकि ये पार्ट है लता मंगेशकर के ऊपर, तो लता मंगेशकर के बारे में आप एक संक्षिप्त जानकारी जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो इसको देखते हैं। लता मंगेशकर का परिचय। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम शेवंती मंगेशकर तथा पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर है। लता मंगेशकर ने 30 से अधिक भाषाओं में गाना गाया है। मधुर आवाज़ के कारण इन्हें स्वर सम्राज्ञी तथा स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
देखिए लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 को हुआ था। और इनका जो उपनाम है, प्यार से लोग इन्हें कहते हैं लोकप्रियता के कारण, वो क्या है? तो दो नाम है, एक है स्वर सम्राज्ञी और एक है स्वर कोकिला। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बराबर। अगर पुरस्कार की बात करें तो इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आप याद रखेंगे कि भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दोनों इनको मिल चुका है। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों ये था आपका इस लेसन का 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं लेसन के समरी को डिस्कस करूंगा, यानी सारांश को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को आगे बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।